हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको जयप्रकाश नारायण जी के विषय में विस्तार से बताने जा रही हूँ। स्टूडेंट, ये चैनल उन सभी छात्रों के लिए एक फ्री कोचिंग की तरह है जिन्हें पॉलिटिकल साइंस विषय का सही तथा संपूर्ण ज्ञान नहीं मिल पाता। हमारा प्रयास यही रहता है कि आप सभी को परीक्षा संबंधी संपूर्ण जानकारी दी जाए। आप इस चैनल को बनाए रखने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, सभी वीडियोस को लाइक करें तथा अपने क्लास व मित्रों के साथ शेयर करें। स्टूडेंट, चलिए अब हम जयप्रकाश नारायण जी के विषय में बात करते हैं। सबसे पहले हम उनके विषय में थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहेंगे उनके जीवन परिचय के माध्यम से। स्टूडेंट, भारत के समाजवादी चिंतकों में जयप्रकाश नारायण का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना में उसका पूर्ण योगदान रहा। वे गांधी जी के अनुयायी होते हुए भी मार्क्स के विचारों से अनुप्राणित रहे। उन पर एम.एन. रॉय के विचारों का भी पूरा प्रभाव पड़ा। फिर भी वे रूस की साम्यवादी सरकार के समर्थक नहीं बने। वो प्रजा समाजवादी दल के कर्णधार थे। बाद में वो सर्वोदय आंदोलन में लग गए। जयप्रकाश को प्यार से लोग लोकनायक कहते थे। अपनी मृत्यु के पहले कुछ वर्षों में जयप्रकाश ने भारतीय राजनीति में एक ऐसा तूफान लाने में अहम भूमिका अदा की जो इतिहास में अभूतपूर्व है। स्टूडेंट, जयप्रकाश का जन्म बिहार के सीताबदियारा गांव में, जो अब उत्तर प्रदेश में है, 11 अक्टूबर 1902 को हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पटना में हुई। 1921 में वो गांधी जी के नेतृत्व में चल रहे असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। सन 1922 में उनका विवाह प्रभा देवी के साथ हुआ। 1922 में वो अध्ययन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका पहुंचे और उन्होंने वहां 8 वर्ष तक अध्ययन किया। वो बर्कले में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में प्रविष्ट हुए। अमेरिका में अपने अध्ययन को एक सुचारू रूप से चलाने के लिए जयप्रकाश को अनेक कार्य करने पड़े। उन्होंने जूतों पर पॉलिश की और होटलों के शौचालय भी साफ किए। अमेरिका में ही वे मार्क्सवाद के प्रभाव में आए और जे लव स्टोन के मार्क्सवादी विचारों का उन्होंने समर्थन किया। यहीं उन्होंने एम.एन. रॉय की रचनाओं का भी अध्ययन किया। स्वदेश लौटने के बाद वो भारतीय राजनीति में सक्रिय हुए और जवाहरलाल नेहरू जी के संपर्क में आए। 1934 में उन्होंने कई अन्य साथियों के सहयोग से कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की। 1942 में जब महात्मा गांधी ने करो या मरो का आह्वान किया, तब जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल में बंद थे। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए जेल से भाग निकले, किंतु वे पुनः गिरफ्तार कर लिए गए। अप्रैल 1946 में उन्हें मुक्त कर दिया गया। उनकी सेवाओं और त्याग से प्रभावित होकर गांधी जी ने उनका नाम कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए प्रस्तावित किया, किंतु कांग्रेस की कार्यकारिणी ने उसे स्वीकार नहीं किया। देश की स्वतंत्रता के पश्चात उन्होंने सरकार में किसी पद पर बने रहना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़कर भारतीय समाजवादी पार्टी बनाई। बाद में इस पार्टी ने प्रजा समाजवादी पार्टी का रूप लिया। 1952 में वो विनोबा भावे के नेतृत्व में चलाए जा रहे सर्वोदय आंदोलन की तरफ आकर्षित हुए। अब वो सत्ता की राजनीति से अपने को अलग रखने लगे। 1970-72 के बीच उन्होंने अपना अधिकांश समय बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में नक्सलवादी विद्रोह को समाप्त करने में लगाया। 1972 में उनके आदर्शों से प्रेरित चंबल घाटी में 400 डाकुओं ने आत्मसमर्पण कर दिया। 1973 के बाद जयप्रकाश जन संघर्ष प्रारंभ करने की बात सोचने लगे ताकि पूरे देश को तंद्रा से जगाया जा सके और देश संपूर्ण क्रांति की ओर बढ़ सके। मार्च 1974 में सरकार की नीतियों के विरुद्ध शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने छात्र संघर्ष समिति का नेतृत्व किया। 26 जून 1975 को जब देश में आंतरिक आपात स्थिति घोषित कर दी गई, तो अन्य विपक्षी नेताओं के साथ जयप्रकाश को भी नज़रबंद कर दिया गया। 12 नवंबर 1975 को गंभीर बीमारी की हालत में उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। 1977 के लोकसभा चुनाव के दौरान वो एक बार फिर आगे आए और जनता पार्टी के गठन में सक्रिय सहायता की। चुनाव के बाद उन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाने लगा। 8 अक्टूबर 1979 को उनके आकस्मिक निधन के समाचार से पूरा राष्ट्र स्तब्ध रह गया। स्टूडेंट, सावरकर जी की जीवन परिचय के बाद अब हम आपको उनकी रचनाओं के विषय में बताने जा रहे हैं। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं थीं जो इस प्रकार हैं: व्हाई सोशलिज्म, टुवर्ड्स स्ट्रगल, एप्ली फॉर द
रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडियन पॉलिटी फ्रॉम सोशलिज्म टू सर्वोदय, स्वराज फॉर द पीपुल, द प्रेजेंट डायरी, थ्री बेसिक प्रॉब्लम ऑफ फ्री इंडिया। स्टूडेंट, अब इसके बाद हम जयप्रकाश नारायण जी के कुछ प्रमुख विचारों के विषय में आपको बताना चाहेंगे। जयप्रकाश नारायण जी को गांधी जी ने भारतीय समाजवाद का सबसे बड़ा विद्वान बताया था। नारायण जी के समाजवाद संबंधी कुछ विचार हैं जो है उत्पादन के साधनों का सामाजिकरण, लोकतंत्रीय समाजवाद पर बल, ग्राम पुनर्गठन पर बल, साध्य और साधनों की पवित्रता, विश्व समुदाय की स्थापना पर बल। तो चलिए सबसे पहले हम नारायण जी के समाजवाद संबंधी विचार पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। स्टूडेंट, 1940 ईस्वी के रायगढ़ कांग्रेस में प्रस्तुत अपने प्रस्ताव में जयप्रकाश नारायण ने सामूहिक स्वामित्व और नियंत्रण के सिद्धांत की चर्चा की। अपनी पुस्तक टूवर्ड्स फ्रीडम में उन्होंने लिखा कि इस देश का कानून जनता की स्वतंत्र रूप से व्यक्त इच्छा पर आधारित होगा। व्यवस्था संचालन का अंतिम आधार जनता की अनुमति तथा सहमति होगी। राज नागरिकों के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। प्रत्येक नागरिक के पास समान अधिकार होंगे। जन्म तथा विशेष अधिकार संबंधी सभी भेदभाव गिरा दिए जाएंगे। सामाजिक विरासत तथा राज्य द्वारा प्रदत्त सभी उपाधियों को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य का राजनीतिक और आर्थिक संगठन सामाजिक न्याय तथा आर्थिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित होगा। इस संस्था का उद्देश्य लोगों की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करना ही नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के नैतिक और बौद्धिक विकार तथा स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना भी होगा। ग्राम जीवन को पुनर्संगठित किया जाएगा तथा ग्रामों को जहां तक संभव हो सके स्वशासित और स्वावलंबी इकाइयों में बदलना होगा। देश के भूमि कानून में भारी बदलाव करने की आवश्यकता है जिससे भूमि पर वास्तव में उस भूमि पर कार्य कर रहे किसानों का हो, लेकिन साथ ही किसी किसान के पास अपनी आवश्यकता से अधिक भूमि ना हो। इससे सभी प्रकार की जमींदारी तथा कृषि बंधक बनाने की प्रथा का अंत हो जाएगा। स्टूडेंट, अब नारायण जी के समाजवाद संबंधी विचार के बाद अब हम उनकी संपूर्ण क्रांति की अवधारणा के विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। गांधी जी का ही अनुसरण करते हुए जयप्रकाश ने भी सामाजिक परिवर्तन लाने की दिशा में कार्यरत व्यक्तियों को सर्वप्रथम अपने आचार विचार में परिवर्तन लाने को कहा। इसी में उनके संपूर्ण क्रांति का सारा दर्शन छिपा था। 5 जून 1975 को पटना स्थित गांधी मैदान में लगभग 5 लाख लोगों की भीड़ को संबोधित करते हुए जयप्रकाश नारायण ने भ्रष्ट सरकार, बुरी अर्थव्यवस्था तथा जाति प्रथा के दोषों से समाज को मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से एक क्रांतिकारी कार्यक्रम का आरंभ किया जिसे संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। उसके लिए उन्होंने एक ठोस योजना भी बनाई जिसमें था विधानसभाओं को भंग करना, सरकार के कार्यकलापों को ठप करना, विद्यालयों और महाविद्यालयों को 1 वर्ष के लिए बंद करना, लोगों को संगठित करना और लोगों की प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठनों को चलाना, निर्धनों तथा दुर्बलों की समस्याओं का समाधान करना, समाज में नैतिक मूल्यों का प्रचार करना। जयप्रकाश नारायण ने इस मुहिम को वर्ष 1942 के आंदोलन की पुनरावृत्ति की संज्ञा दी। उनके अनुसार संपूर्ण क्रांति में समाज और व्यक्ति के जीवन का कोई भी पहलू अधूरा नहीं रहेगा। ये आंदोलन सिर्फ सरकार परिवर्तन में ही विश्वास नहीं करता बल्कि व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में समाज परिवर्तन चाहता है। जयप्रकाश नारायण ने 7 क्षेत्रों में क्रांति की एक सम्मिलित योजना भी प्रस्तुत की जिसका सफल क्रियान्वयन व्यक्ति के लिए सांस्कृतिक सृजनात्मकता, नैतिक स्वायत्तता तथा आध्यात्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करेगा। उनके अनुसार संपूर्ण क्रांति मानव जीवन के 7 विभिन्न क्षेत्रों को अपने में समाहित करती है: सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैचारिक और बौद्धिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक। वर्ष 1953 में जयप्रकाश नारायण और जवाहरलाल नेहरू वार्ता के समय जयप्रकाश द्वारा निर्मित 14 सूत्रीय कार्यक्रम में भी संपूर्ण क्रांति से संबंधित कुछ मुख्य विचारों के बीच जाए जा सकते हैं। स्टूडेंट, अब मैं आपको जयप्रकाश जी के चिंतन को प्रभावित करने वाले तत्वों के विषय में बताने जा रही हूँ। बाल्यकाल से ही नैतिक तत्वों के प्रति जयप्रकाश का आकर्षण रहा और भगवत गीता से उन्हें प्रेरणा दी। अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ करते समय वो भगवत गीता के कर्म करो के संदेश से अनुप्राणित रहे। M.N. रॉय का उन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा।
लेकिन उनकी राजनीतिक विचारधारा को प्रभावित करने में सबसे ज्यादा हाथ गांधी जी का रहा। अपने छात्र जीवन में जयप्रकाश मार्क्सवाद की ओर आकर्षित हुए। मार्क्स और लेनिन की जो भी रचनाएं उनके हाथ लगती वो तुरंत पढ़ डालते, लेकिन रूस में बोल्शेविक पार्टी द्वारा किए गए अमानुषिक अत्याचारों से उनका हृदय कांप गया और 1947 में अपने एक लेख साम्यवाद तक पहुंचने का रास्ता में उन्होंने इस मत का खंडन किया कि मार्क्सवाद के अनुसार सशस्त्र क्रांति द्वारा ही समाजवाद लाया जा सकता है। 1951 में विनोबा के नेतृत्व में चलते हुए भूदान ग्रामदान आंदोलन ने उनके चिंतन को एक ठोस आधार प्रदान किया। प्रोफेसर विमल प्रसाद जेपी जयप्रकाश जी के समाजवादी चिंतन को 3 चरणों में बांटते हैं। मार्क्सवादी युग 1933 से 1940 तक, प्रजातांत्रिक समाजवाद का युग 1940 से 1952 तक, सर्वोदयी रुझान का युग 1952 से 1964 तक। अब मैं आपको जयप्रकाश नारायण जी के सर्वोदय दर्शन के विषय में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। स्टूडेंट, जयप्रकाश गांधी जी के सर्वोदय दर्शन में विश्वास करते थे। सर्वोदय का अर्थ सभी का कल्याण है, समाज के किसी एक वर्ग विशेष का नहीं। सर्वोदय का लक्ष्य समाज के सभी वर्गों और व्यक्तियों का कल्याण है। सर्वोदय के 5 आधार हैं। पहला, जाति रहित और वर्ग रहित समाज की स्थापना करना। दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र में स्वच्छ और कुशल प्रशासन। तीसरा, सामाजिक व्यवस्था का आधार विकेंद्रीकरण। चौथा, समस्त शक्ति जनता को प्राप्त होना। पांचवा, अधिकारी वर्ग द्वारा अपने आप को जनता का स्वामी नहीं बल्कि सेवक समझना। जयप्रकाश के अनुसार सर्वोदय सामाजिक परिवर्तन लाने का एक प्रमुख साधन है। ये सामाजिक क्रांति का एक ठोस सुझाव है। इसमें समाजवाद की स्थापना के अधिकांश कार्यक्रम सम्मिलित हैं। इसका आदर्श एक अहिंसक, शोषण रहित, सहकारिता के आधार पर स्थापित समाज है। सर्वोदय योजना में वर्तमान प्रतियोगी अर्थव्यवस्था के स्थान पर सहयोग पर आधारित सामाजिक अर्थव्यवस्था स्थापित की जाएगी। अब मैं आपको प्रकाश जी के परिवर्तन की कुंजी लोक शक्ति के विषय में बताने जा रही हूँ। स्टूडेंट, अभी हमने ये देखा कि सामाजिक परिवर्तन के ढंग की खोज में जयप्रकाश कम्युनिज्म से समाजवाद, उससे गांधीवाद और अंततः सर्वोदय तक आ पहुंचे। उनकी बड़ी तीव्र आकांक्षा ये थी कि ये विशाल भारतीय समाज जो सदियों से सोया पड़ा है, एक ऐसे आधुनिक समाज में रूपांतरित हो जाए जहां आर्थिक न्याय पर आधारित लोकतंत्र का वर्चस्व हो। एक बार उन्होंने अपने सपनों के समाज चित्र को परिभाषित भी किया। उन्होंने कहा, यह ऐसा लोकतंत्रीय समाज होगा जिसमें प्रत्येक नागरिक श्रमिक होगा और प्रत्येक नर नारी में समानता होगी। सबको समान अवसर उपलब्ध होंगे। श्रमार्जन में इतना अंतर नहीं रहेगा कि वर्ग भेद खड़े हो जाएं। जहाँ सारी संपत्ति का स्वामी समाज रहेगा, जहाँ प्रगति योजनाबद्ध होगी, श्रम आनंद से समन्वित होगा, जीवन अधिक संपन्न, संपूर्ण और सुंदर होगा। जयप्रकाश जी ऐसे ग्राम सेवकों, सक्रिय कार्यकर्ताओं की आवश्यकता बड़ी तीव्रता से अनुभव करते थे, जो आदर्शों और समर्पण भाव द्वारा प्रेरित हों, जिनके अभाव में भव्य से भव्य योजनाएं भी सफल होने वाली नहीं है। वेतनभोगी सरकारी या गैर सरकारी कर्मचारियों से इस प्रकार के गुणों, आदर्शों या ध्येयवादी विचारों से प्रेरित होने की आशा नहीं की जा सकती। लोक शिक्षा और लोक शक्ति जागरण विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में पुनर्निर्माण और विविध योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु नितांत आवश्यक है। देश में सफल लोकतंत्रीय व्यवस्था और प्रजातंत्रीय प्रक्रिया के लिए भी इस प्रकार के सतत जागरूक जन आंदोलन की आवश्यकता है। भारत की संसदीय लोकतंत्र प्रणाली के दोषों से जयप्रकाश से अधिक परिचित शायद कोई नहीं होगा। उन्हें भय था कि इस अनास्था का परिणाम अधिनायकवाद का उदय होगा। इस भीषण संकट से बचाने के लिए वे ऐसा जन जागरण अभियान चलाना चाहते थे जिसके द्वारा उचित प्रकार के लोग जनप्रतिनिधि चुने जाएं। भ्रष्ट लोगों को जनता जनार्दन के दरबार में प्रस्तुत होना पड़े और एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक लोकतंत्र प्रणाली सम्यक पद्धति से चलती रहे। इसके लिए वे सच्चे निष्ठावान लोगों का कोई एक संस्थाबद्ध ढांचा चाहते थे जिसमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व तरुणों और विद्यार्थियों का हो। वो इस प्रकार की व्यवस्था की कोई निर्धारित रूपरेखा तो नहीं दे सके। उन्होंने चुनावों की देखभाल के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र और प्रत्येक चुनाव क्षेत्र के लिए इस प्रकार के समितियों के निर्माण का उल्लेख किया है। जयप्रकाश जी के इन सभी विचारों से एक ही ध्वनि आती है कि उनका दृढ़ विश्वास था कि ना तो राजकीय सत्ता और ना विभिन्न राजनीतिक दल समाज में आधारभूत परिवर्तन ला सकते हैं। केवल आदर्शवाद और दृढ़वादी भावना से प्रेरित समर्पित कार्यकर्ताओं की संगठित कार्यशक्ति इस प्रकार का नितांत अभिष्ट परिवर्तन ला सकती है। स्टूडेंट, और अंत में जयप्रकाश नारायण जी का थोड़ा सा मूल्यांकन।
स्टूडेंट, जयप्रकाश नारायण का राजनीतिक चिंतन अनवरत गतिशील रहा है। प्रारंभ में वे मार्क्सवादी से प्रभावित रहे तो आगे चलकर गांधीवादी समाजवाद के पक्षधर दिखलाई देते हैं। स्वाधीनता के बाद सर्वोदय और भूदान आंदोलन के वे समर्थक जान पड़ते हैं तो वे अपने जीवन के उत्तरार्ध में बिहार में जन आंदोलन का श्रीगणेश कर समग्र क्रांति की ओर अभिमुख हुए। भारत में समाजवादी आंदोलन को नवीन दिशा देने में उन्हें स्मरण किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि समाजवाद के आर्थिक सिद्धांतों का निर्माण यूरोप में अवश्य हुआ है, लेकिन उसकी मूल आस्था का दर्शन प्रारंभ से ही भारतीय संस्कृति में विद्यमान है। इस प्रकार समाजवाद का भारतीयकरण प्रस्तुत कर उन्होंने साम्यवादियों के रूसी मक्का मदीना पर करारा व्यंग्य किया है। जयप्रकाश के सामुदायिक लोकनीति के आदर्श ने ऐसे लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त किया है जिसमें राजनीतिक दलों की अहम मान्यता और अवसरवादिता के लिए कोई स्थान नहीं। वो राजनीति को लोक नीति में परिवर्तित करना चाहते थे ताकि राज्य शोषण का प्रतीक न रहकर सेवा का प्रतीक बन जाए। जयप्रकाश ने ही वर्तमान निर्वाचन पद्धति में परिवर्तन की आवश्यकता पर जोर दिया है। ग्राम सभा को संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था का आधार बताकर चुनावों में राजनीतिक दलों के हस्तक्षेप को रोकने का विचार भी प्रस्तुत किया। वे जनता को लोकतंत्र का सहभागी बनाने के लिए जन शिक्षा पर अत्यधिक जोर देते थे। वे ग्राम पंचायत के निर्वाचन सर्वसम्मति से कराने के पक्ष में थे ताकि ग्रामीण समुदाय की शांति और सौहार्द समाप्त ना हो जाए। स्टूडेंट, आज हमने आपको जयप्रकाश नारायण जी का जीवन परिचय, रचना, उनके प्रमुख विचारों के अंतर्गत समाजवाद संबंधी विचार, संपूर्ण क्रांति की अवधारणा, जयप्रकाश के चिंतन को प्रभावित करने वाले तत्व, जयप्रकाश नारायण जी के सर्वोदय दर्शन, उनके परिवर्तन की कुंजी लोक शक्ति के विषय में बताया। स्टूडेंट, आप इस चैनल को बनाए रखने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, सभी वीडियोज़ को लाइक करें तथा अपने क्लास व मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट।